नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार में चुनाव की बहार है, निरंतर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उसके बीच में कई बार कुछ सुखद दृश्य भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मौका जो था रामविलास पासवान जी की 13वीं का था, लेकिन वहां नीतीश जी को निमंत्रित किया गया। नीतीश जी पहुंचे और चिराग पासवान ने उनके पांव स्पर्श करके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। एक तरफ तेजस्वी बैठे थे, एक तरफ नीतीश बैठे थे और बीच में चिराग थे। और ऐसे में ये देखना एक सुखद था भारतीय राजनीति की दृष्टि से भी, और एक कि जो परस्पर विरोध में दिन रात एक दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन एक ऐसा अवसर भी आया जिसमें सब लोग साथ थे। और चिराग पासवान का नीतीश जी से आशीर्वाद लेना शायद बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज वरिष्ठ पत्रकार श्री एस एन द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी, अनीता जी आपका भी स्वागत है। और हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट श्री मनीष वत्स जी, मनीष जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मनीष जी से करते हैं। मनीष जी, क्या चल रहा है सोशल मीडिया में? जी, अभी तो आपने थोड़ी देर में अभी आपने चर्चा किया और सोशल मीडिया पे चल रही है कि आखिर किस तरह से चिराग पासवान के पिता के ब्रह्मभोज में नीतीश कुमार और यादव पहुंचे और किस तरह से उन्होंने उनका ढांढस बनाया और किस तरह से चिराग ने नीतीश कुमार के पैर छुए। इसके अलावा बिहार की राजनीति में चर्चा दागी उम्मीदवारों की सोशल मीडिया पे चल रही है कि किस तरह से पार्टियों ने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दागी उम्मीदवारों को टिकट देने में राजद सबसे आगे है। उन्होंने लगभग अपने टोटल सीट्स में से 75% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। 40 सीटों पे चुनाव लड़ रही है राजद, उसमें लगभग 31 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने 72% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। जेडीयू ने भी जेडीयू ने 43% और लोजपा ने 59% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 57% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा बिहार के चुनाव की जो चर्चा की जाए तो रणदीप सुरजेवाला ने एनडीए पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2015 में जो पैकेज की 1.25 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? उसमें मात्र 15,000 करोड़ रुपए का ही काम हुआ है। इसके जवाब में ट्वीट किया सुशील कुमार मोदी ने, उन्होंने कहा है कि ये पैकेज का एक पैसा बिहार के विकास पर खर्च हो रहा है, आगे भी होगा। कांग्रेस बताया कि 21 साल बाद भी राजीव गांधी द्वारा घोषित किए हुए पैकेज का क्या हुआ। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। 15 साल शासन करने के बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। उनको बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं, वो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है, वो कहाँ गया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के आरोप का जवाब दे रहे हैं। इस बीच कल एक और घटना घटी। तेजस्वी यादव पर एक सभा में चप्पल फेंका गया। उनपे 2 बार चप्पल फेंका गया। पहली बार चप्पल फेंका गया, वो उनको लगा नहीं, दूसरी बार चप्पल फेंका उनको गोद में जाके लगा। तो ये भी एक खबर सोशल मीडिया पे ट्विटर पे वायरल हो गई कि आखिर नीतीश से लोग नाराज है तो क्या तेजस्वी को भी लोग नहीं चाहते हैं। बिहार में अभी पिछले दिनों एक रैली में नीतीश के खिलाफ नारे लगे थे, तेजस्वी के ऊपर चप्पल फेंकी गई। ये जो इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीति में बहुत सुखद स्थिति नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप अपना विरोध इस तरीके से दर्ज करा रहे हैं। और दूसरी ओर ये सवाल भी उत्पन्न होता है कि राजनेताओं से लोग कितना त्रस्त हैं आज की तारीख में कि वो अपना विरोध व्यक्त करने के लिए इस तरीके की चीजों का सहारा ले रहे हैं। अनीता, कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए और उन्होंने कैमूर, अरवल जैसी जगहों पर चुनाव प्रचार किया और ये माना जा रहा है कि ये मोदी का ट्रम्प कार्ड है
योगी आदित्यनाथ, आपको लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा वहां पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ की कल 3 जनसभाएं हुई थी और उन तीनों को अगर गौर से देखें तो हर जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने 3 अहम मुद्दों को उठाया। पहला कि बिहार की जनता को जो है वो अपनी पहचान पहले छुपानी पड़ती थी। लालू राज्य में जब वो जंगल राज था और बिहारी कहलाने में लोग शर्माते थे। दूसरा कि बिहार में नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया और इस नक्सलवाद की जड़ जो थी वो कांग्रेस और राजद थी। और तीसरा कि बिहार में किस तरह से लालू प्रसाद यादव जब वहां पे का शासनकाल था तो किस तरह का जंगल राज था, किस तरह की भ्रष्टाचार थी, किस तरह का क्राइम था और उससे मुक्ति दिलवाई एनडीए की सरकार ने। लेकिन इन सब के बीच वो बार बार पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे। वो एनडीए और को कम अंकित कर रहे थे, वो नीतीश कुमार को कम हाईलाइट कर रहे थे। आप देखेंगे वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत एकल भारत श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहा है। पहले बिहारियों को अपनी पहचान बताने में शर्म आती थी, लेकिन आज बिहारी अगर कोई घर में घुसता है तो उसको उस घुसपैठिए को मारते हैं, उसको खत्म कर देते, किसी घर में घुस कर मारने की दमखम रखते हैं। मतलब बिहार रेजिमेंट का उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि उसमें बिहार की भी अहम भूमिका है, उसमें बिहार को भी आगे आना है। जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होगी तो बिहार को भी श्रेष्ठ बनना है और इस बिहार को श्रेष्ठ बनने के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जरूर साथ रहे। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नक्सलवाद जिससे बिहार त्रसित था, जहानाबाद, गया, ये सारा जो एरिया है, औरंगाबाद, ये सारा एरिया जो आरा, भोजपुर, इसमें नक्सलवाद की जो पैठ थी उसको खत्म कर दिया गया, जड़ से उसका उन्मूलन हो गया है और ये एनडीए की सरकार ने की और इसका साथ दिया था आरजेडी और कांग्रेस ने, जो आज भी आपके साथ महागठबंधन में बने हुए हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिस राज्य में लोगों को खाना तक नहीं पहुंचता था, जानवरों को खाना, मतलब उस भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। लेकिन जब एनडीए की सरकार रही तो इस महामारी के काल में भी घर घर तक खाना पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो इस सरकार ने लिया। नरेंद्र भाई मोदी, जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है तो पीएम मोदी ने उसके साथ और भारत पूरी के नेतृत्व में भारत पूरी तरीके से अच्छे से लड़ा। तो आप देखेंगे और हर भाषण के अंत में वो बोलते थे कि बिहारी बोलते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, ये सवाल जो पूछते थे। तो आज मैं पूरे समस्त बिहारियों को बता देना चाहता हूँ कि मंदिर बन चुका का निर्माण का जो काम है वो शुरू हो चुका है और जय श्री राम के साथ अपने नारों का समापन करते थे, अपने भाषणों का समापन करते थे। कहीं ना कहीं देखें तो पिछली सरकारों के जो भ्रष्टाचार हैं, जो नाकामियां हैं, उनको तो उन्होंने उजागर किया ही, साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार में आपके पास क्या क्या फायदा पहुंचा है। आज आपको बिहारी कहलाने में शर्म नहीं आती है, आज आपके यहाँ नक्सलवाद का कोई थ्रेट नहीं है, आज वो जंगल राज नहीं है जब बेटियां उठाई जाती थी। आज अगर एकल भारत श्रेष्ठ भारत का बात आता है तो बिहार भी अपनी उसमें भूमिका निभा रहा है। बिहार रेजिमेंट ने जिस तरह से चाइनीज पीएलए को ध्वस्त किया, वो उनके लिए फख्र की बात है। बिहार और उसके बाद वो एकजुटता की बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के, मंदिर की जिक्र करके। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा पहुंचने वाला है। बेदी जी, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, हालांकि वहीं कांग्रेस ने वादा किया है कि वो सीता का मंदिर बनाएंगे और ये भी इस देश में सुखद अनुभव है, जो राम का अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते थे, आज वो सीता देवी के बारे में भी, सीता जी के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, कहीं ये परस्पर विरोधाभास तो नहीं हो रहा? क्योंकि जेडीयू में नीतीश की जो एक नीति रही है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है, मतलब जो सेकुलर की एक इमेज बनाते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि सांप्रदायिकता के साथ वो किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा की जो छवि है और जिस प्रकार से योगी जी ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है, बिहारी होने में भी अब गर्व की अनुभूति होती है, और वहीं जय श्री राम का नारा लगता है। तो अगर किसी एक मंच पर अगर नीतीश और योगी आ जाएं तो क्या होगा? अतुल जी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज थोड़ा इतिहास में पीछे ले जाके बात करना चाहूंगा। जिसमें एनडीए का गठन हुआ था, जिसमें एनडीए बनी थी और उसमें तमाम 26 दल उसमें शामिल हुए थे,
तो 26 दलों के शामिल होने के साथ ही ये जो अछूत वाला जो व्यवहार होता था बीजेपी के साथ, सांप्रदायिक होने का आरोप लगता था, वो उसी समय खत्म हो गया था। तो आज की तारीख में जो 26 दल है, अगर वो बीजेपी को सांप्रदायिक नहीं मानते तो नीतीश उनके साथ सरकार चला रहे हैं, तो सांप्रदायिकता वाला कोई मुद्दा है नहीं। और दूसरी बात, जब मंदिर की आप बात करते हैं, ठीक है कांग्रेस ने मंदिर बनवाने की बात की है, तो मंदिर आज की तारीख में ना, मंदिर कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, मंदिर अब चुनावी मुद्दा है, ये सबके लिए है। आप अगर दूसरे दलों के नेताओं को भी देखेंगे तो वो भी मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहन के अपनी फोटो खिंचवाते हैं, तो तमाम तरह की चीजें आती हैं। तो अब वो हिंदू सेंटिमेंट्स वाली बात नहीं रह गई है। अब ना बीजेपी अछूत है, ना बीजेपी के मुद्दे किसी भी दल के साथ अछूत है। तो ये मुद्दे अब खुले हुए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो नीतीश और मोदी तो मंच साझा करेंगे भी। मोदी जी की कल से रैली भी शुरू हो जाएंगी बिहार के अंदर। आज 23 तारीख से मोदी जी की रैली भी है, नीतीश जी उनके साथ रैली मंच भी साझा करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर वहां से मोदी जी भी राम मंदिर के बारे में बात कर दे तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा इस बात पे, क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और मैथिल जो इलाका है, जो मैथिली है, सीता जी का वहां पे माना जाता है, सीता जी वहीं से हैं। तो बिहार से बड़े सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं सीता जी के। तो अगर ऐसा कोई सीता जी भी चुनावी मुद्दा हो जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। जी, मुद्दा चुनावी, जाहिर है कि सीता जी क्योंकि मिथिलांचल से हैं और राम दामाद हुए बिहार के, तो अपने दामाद का पैर पूजने की परंपरा तो है ही, और कहीं ना कहीं उनका सम्मान रहेगा। अनीता जी, राम ने शिक्षा भी बिहार में ही ग्रहण की है, बक्सर में। जी जी जी। तो राम का बिहार की धरती से पूरा का पूरा वास्ता है, और कहीं कहीं भी जब भी राम जी की बात की जाएगी वहां बिहार का उल्लेख होना अवश्य उल्लेख होगा ही। इस चुनौती को समझ रहे हैं, लेकिन अनिता जी एक तरफ भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं और नीतीश 15 साल पुराना शासन याद दिला रहे हैं, सुशील मोदी भी याद दिला रहे हैं, वहीं तेजस्वी ने निरंतर सवाल उठाए हैं कि जो नीतीश के काल में 60 घोटाले हुए, 30,000 करोड़ रुपया बिहार का जो है वो कहाँ गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि भ्रष्टाचार कुछ मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के हमेशा बातें होती रहती हैं, नीतीश काल में भी बातें होंगी। जो जिन जिन 60 घोटालों की वो बात कर रहे हैं, 30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन उन घोटालों का नाम वो गिन के नहीं बता पा रहे हैं। तो घोटाले हैं अगर, तो उस पे विपक्ष का ये दायित्व होता है कि उस घोटालों को पेपर सहित सामने जनता के लाए और उस पे उसको कोर्ट तक ले जाए, ताकि जो सरकार है वो उसको उसमें अपनी जवाबदेही तय कर सके कि इन घोटालों में उनकी क्या जवाबदेही थी, उनका क्या 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 रोल रहा है, और किस तरह से ये घोटाले जो हैं भी या नहीं है। तो सिर्फ बोलने से वो 60 घोटाले नहीं हो जाते हैं, आपको पेपर पे दिखाने पड़ते हैं। अगर आप सच में सरकार को मानते हैं कि सरकार में घोटाले हुए हैं और इन घोटालों की वजह से बहुत बड़ा खामियाजा जो है राजस्व को भुगतना पड़ा है, तो उसको लेकर के कोर्ट तक जाना ये विपक्ष की दायित्व है। लेकिन यहाँ पे विपक्ष सिर्फ बोलता हुआ नजर आ रहा है, अपने दायित्व को निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उन घोटालों को जब जनता को पता नहीं, कि नाम ही नहीं पता कि वो घोटाले क्या है। हम सारा घोटाला जानते हैं, हम बहुत सारे ऐसे घोटाला जानते हैं जो लालू के राज्य में हुआ था, लेकिन नीतीश के राज्य में घोटाले हुए हैं ये सब बोलते हैं, लेकिन वो कौन से घोटाले हैं, नाम क्या है उसका, कहाँ पे कितने पैसे खाए गए हैं और इन पैसों से राजस्व को कितना घाटा हुआ है, उसके क्या प्रूफ है, और उसको लेकर कोर्ट और जो एफआईआर है वो कहाँ तक दर्ज हुई है, ये अभी तक फ्लो जो पब्लिक फोरम पे है वो नहीं आया है। तो यहाँ पे तेजस्वी को क्लियर होना पड़ेगा, सिर्फ घोटाला बोलना नहीं पड़ेगा, उसके लिए उनको प्रूफ लाने पड़ेंगे, जनता के बीच में वो चीजें शेयर करनी पड़ेंगी। नहीं तो फिर लोग याद करना शुरू कर देंगे कि किस तरह से मीशा के फार्म हाउस में दिल्ली में घोटाले में उनको रेड हुई थी और कितना पैसा निकला था। तेजस्वी किस घोटाले में फंसे हुए हैं जिसमें वो बोलते कि मैं तो बच्चा था, लेकिन उनके पिताजी उनको भी उस समय में शामिल किए हुए थे, एडोलेंस एज में थे, बालिग नहीं थे, फिर भी उनका जो है उन कागजों पे उनका नाम था सहभागिता के तौर पे। तो ये सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना, जबकि भ्रष्टाचार में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और अगर इस 5 साल को देखें तो काम भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो पलड़ा किसका भारी हो जाता है
तो देख कहीं ना कहीं जब घोटालों की बात आती है तो पलड़ा जो है भारी होता हुआ वो लालू जी। यादव का नजर आ जाता है और वहीं पे वो धराशायी हो जाते हैं। जी जी, मतलब काजल की कोठरी है, सभी काले हैं लेकिन कौन कम काला है उसमें से ही जनता को चुनना है। मनीष, आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय आपसे आपने हमें बताया कि किस प्रकार से जो सोशल मीडिया पर जो लोगों का जनमानस है, वैसे ही आप बताएं कि जमीन पर क्या चल रहा है, वहां लोगों का क्या मिजाज है। लग रहा है कि तेजस्वी टक्कर देते नजर आ रहे हैं वहां। जमीन पर अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर जो समीकरण है राजद महागठबंधन का, वो मतलब एम-वाई समीकरण के अलावा जो नीतीश से लोगों की नाराजगी है वो बड़ा फैक्टर है। एंटी इनकम्बेंसी के कारण अभी के समय में अगर देखा जाए तो राजद ठीक ठाक मुकाबले में है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से और कितना वोट में कन्वर्ट होता है। आप तेजस्वी यादव की रैलियों को देखें और उसमें आए भीड़ को देखें तो निश्चित तौर पे मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। अब दिक्कत होती है कि बूथ पे कितने लोग पहुंचते हैं और वो कितने उनके पक्ष में वोट देते हैं, क्योंकि बात जब काम की आएगी, जब तुलना की बात 15 साल वर्सेस 15 साल की अगर बात होगी तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार मजबूत नजर आते हैं और वो चीज लोगों को अंतिम दौर तक सोचने पे विवश करेगी और उस आधार पे वोटिंग होगा। बिल्कुल, लोकतंत्र की विशेषता यही है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में जो अत्याचार हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंका, लेकिन 3 बरस बाद ही फिर इंदिरा गांधी सत्ता में थी। तो ये तो 15 साल का मामला है, वहां तो 3 बरस में लोग भूल गए थे, यहाँ 15 साल हो गए हैं, तो शायद अब लोगों को ध्यान नहीं होगा। वो पीढ़ी निकल गई होगी, वो बच्चे शायद अब बड़े होकर बिहार से निकलकर दूसरे शहरों में बस गए होंगे, जिन्होंने डर और आतंक से घबरा कर और अपहरण और इन सब चीजों को देखा था, वो लोग शायद अब नहीं है और नई पीढ़ी को वो अनुभव होना शायद बाकी है। क्योंकि मनीष का कहना ठीक है कि तेजस्वी की रैली में जो भीड़ हो रही है वो ये बता रही है कि जो एक समय में ये सोचा जा रहा था कि अगर 15 साल बनाम 15 साल का अगर चुनाव होगा तो उसमें नीतीश का पलड़ा भारी होगा और एनडीए बहुत ही सहजता से और सरलता से आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर भीड़ को सफलता का पैमाना माने, और ये अभी भीड़ ही है, कितने लोग, मनीष ने भी सही कहा कि बूथ पर जाएंगे और वोट डालेंगे और उसके बाद क्या होगा वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी अगर भीड़ को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम महागठबंधन को दौड़ से बाहर नहीं मान सकते। अनीता जी, कांग्रेस भी बड़ा उत्साह में है। कांग्रेस भी इस समय उसको लग रहा है कि उसका पूरा का पूरा जो समीकरण है वो बदल रहा है और जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है तो सुरजेवाला और सब लोग ज्यादा उत्साह में आ गए और अब वो गोइंग फॉर किल वाली बात कर रहे हैं। देखिए, सुरजेवाला की टीम को अगर देखें तो पिछले कुछ इलेक्शन को देखें, जैसे राजस्थान इलेक्शन हुआ, जैसे कर्नाटका इलेक्शन हुआ, या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे वो चुनाव थे जो सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़े। तो एक फैक्टर भी इसको मानना पड़ेगा कि सुरजेवाला के नेतृत्व में वो अंदर बैठ के, जिस तरह से जब वो बैठते हैं तो वो स्ट्रिंग्स करना शुरू करते हैं, और वो अगर जरा सा भी इधर उधर सरकार बनाने के लिए होता है तो वहां पे सुरजेवाला जो है वो जो अगर खरीद फरोख्त की बात हो रही है या कुछ इस तरह की बातें हो रही है तो वो टैपिंग में बहुत माहिर हैं। तो ये चीज वो जरूर बिहार में भी मुझे लगता है कि सामने आने वाला है। कांग्रेस की तरफ से कई चीजें, कई बातचीत जो है वो आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, सुरजेवाला पे कांग्रेस के आला कमान जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो कर्नाटका इलेक्शन हो, जो कुमारस्वामी की सरकार वहां पे बनी थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, जब भूपेल सरकार जो बड़ी संख्या में वहां पे जो जीत दर्ज हुई थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो जब कमलनाथ की सरकार वहां बनी थी, या फिर हम देखें तो पौंडीचेरी या अभी हाल में जो भी चुनाव हुए हैं, सुरजेवाला स्ट्रैटेजी मेकर अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए अगर वो बिहार में अपना डेरा डाल के बैठ गए हैं तो उनके जो बाकी दल है उनका भी ये दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे अपनी पैनी नजर बना के रखें, क्योंकि सुरजेवाला दिमागी राजनीतिक दिमाग जो है उनका काफी
गहरा और गहन है। तो यहाँ पे देखना होगा, लेकिन है कि अभी पिछले कई वर्षों से बिहार में जनाधार नहीं है कांग्रेस की, ऐसे में और हर बार राजद के साथ लड़ते हैं वो, तो राजद के साथ लड़ते हुए 25 पे आए हैं, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस का कोई भी नेता बिहार की जमीन पे नजर नहीं आया। जब बाढ़ भी आया तो यूथ कांग्रेस का श्रीनिवास कभी कभी वहां पे नजर आए, लेकिन बाकी बड़े नेता कहीं भी उनको आपको नजर नहीं आएंगे कि किसी भी त्रासदी भी, किसी भी आपदा में बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बिहार में अपनी सेवा देने पहुंचे हो। इनफैक्ट जब पलायन हो रहा था तो कांग्रेस अपने बोर्ड रूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर कर रही थी, लेकिन उन प्रवासियों की मदद के लिए ग्राउंड पे नहीं पहुंची थी। जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार है, और बाकी जगहों पे वो विपक्ष में है, अहम भूमिका निभा सकते हैं, उनको उनके लिए बहुत मदद कर सकते थे। लेकिन बॉर्डर के बाहर राजस्थान बॉर्डर पे बसें खड़ी करके एक बवाल तो मचाया, मदद करते हुए, उनको पानी देते हुए, उनको खाना देते हुए कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आए। तो ये सारी चीजें जो है बिहारियों के दिल में भी बसी हुई होंगी कि जब मैं वहां से निकला था तो किस तरह से हम जलील हुए थे और किस तरह की सुविधाएं दी गई थी। अगर ना के बराबर भी सुविधा हुई तो वो सुविधा देने वाला कौन था, जिसके यहाँ मुझे थोड़ी सी राहत मिली थी, सुकून का सांस मैं ले पाया था। तो ये सारी यादें जो है वो वोट में कन्वर्ट होंगी। सुरजेवाला की अथक कोशिश है, सुरजेवाला बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी मेकर हैं, नो डाउट इसमें, और जिस भी राज्य में अभी तक उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, उनकी कैंपेनिंग में वो वहां पे बढ़त बहुत अच्छी बनाई है। अब यहाँ देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस बढ़त बनाती है या राजद बढ़त बनाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आपसी में टक्कर है, वो एनडीए को टक्कर नहीं दे रहे हैं, आपस में टक्कर दे रहे हैं। अच्छी बात होगी कि कांग्रेस बिहार में बढ़त बनाए और एक बार अपने दमखम पे खड़े होने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी सबटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार वो अपने शर्तों पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज देखना होगा, और ये सारी चीजें हैं जो कि सुरजेवाला फैक्टर जो है वहाँ काम कर जाती है। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल उतना ही नाकामयाब प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश इंचार्ज हैं, जो कि कभी भी बिहार में नजर नहीं आते हैं। मदन मोहन झा, जिनको लोग पसंद नहीं करता है, राज बब्बर वहां पे अभी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने गए हैं कांग्रेस का, वो देखना होगा। बाद में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ बाद में एक और लेटर निकाला गया, इशू किया गया कांग्रेस की तरफ से कि तारिक अनवर और जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं कांग्रेस को, एक और नेता मैं नाम भूल रही हूँ, वो भी इस मैनिफेस्टो रिलीजिंग में रहेंगे। तो कहीं आपस में भी बहुत मिठास नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल अनीता जी, और 15 साल यानी कि आज से 15 साल पहले जब लालू का शासन था तो लोग बिहार छोड़कर देश के कोने कोने में पहुंचे थे जान बचाने के लिए, आजीविका के लिए। लोगों को वो भी याद होगा, और वही लोगों को ये भी याद होगा कि जब कोरोना काल हुआ था तो महाराष्ट्र से, दिल्ली से जब लोग, राजस्थान से जब लोगों को निकाल के बॉर्डर पे छोड़ दिया था भूखा प्यासा मरने के लिए, तो वहां पर किसकी सरकार थी? वहां पर यही कांग्रेस की सरकार थी। वो रोक सकती थी, कहीं रोकती दिखाई नहीं देगी, सड़क पर छोड़ दिएगा। और ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दिल्ली से निकाला, बॉर्डर यूपी के बॉर्डर पे छोड़ दिया, महाराष्ट्र से निकाला, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर छोड़ दिया, राजस्थान से निकाला तो हरियाणा, यूपी, जहां जो दाव लगा वहां छोड़ दिया, अपनी बला टाली। तो लोगों को शायद ये भी ध्यान रहेगा जब वो वोट डालेंगे। चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी द्विवेदी जी मैं चाहूंगा। हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना काल है, जिस प्रकार से प्रोटोकॉल टूट रहा है, वही बात हुई कल शाम को प्राइम मिनिस्टर ने इसी तरीके की कुछ बात की है। आपका क्या कहना है? बस संक्षेप में टिप्पणी चाहिए। अतुल जी, बिल्कुल। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तब हम लोग ने बहुत ही इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया था, किस तरह से वहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही है पूरे कोरोना प्रोटोकॉल की, और किस तरह से पटना, मतलब बिहार की राजधानी पटना के अंदर हजारों केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको सरकार मानने को तैयार नहीं है। प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में उनकी रिपोर्ट्स रखी हुई है कि आपके पास 35,000 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव हैं सिर्फ पटना के अंदर, और सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं वो केंद्र सरकार के पास जरूर आए होंगे, और इसलिए प्रधानमंत्री ने उस बात पर जरूर चिंता जताई है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये देखना है क्या जैसी एक चर्चा उठी है, अभी नहीं मालूम से कितनी सच्चाई होगी,
क्या बिहार में चुनाव पूरे करवाए जाएंगे या फिर कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए चुनाव भी आगे स्थगित हो सकते हैं? इसके ऊपर चर्चा चली जरूर है, लेकिन देखते हैं इस पे क्या होता है। जी बिल्कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की चुनावी परिस्थितियां क्या मोड़ लेंगी। बिहार अपडेट में आज के लिए सिर्फ इतना ही। द्विवेदी जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। अनीता जी आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए धन्यवाद। मनीष जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर अपनी बातें, अपनी समस्या, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, या आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और उसके माध्यम से हम तक पहुंचे। आज के लिए बिहार अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।